रानो और टुन्नू गरीब थे। उनका सपना था अपना घर बनाने का। वे नदी किनारे अच्छी मिट्टी ढूंढ रहे थे। रानो, ये चिकनी मिट्टी है। इससे बना घर सर्दियों में बहुत गर्म रहेगा और गर्मियों में ठंडा। हमारे बच्चे इसमें महफूज रहेंगे। पर टुन्नू जी, छत के लिए लकड़ी कहाँ से आएगी? हमारे पास तो फूटी कोड़ी नहीं है। जब रानो और टुन्नू हवेली पहुँचे तो उन्होंने एक भयानक नज़ारा देखा। ठाकुर का गुर्गा शेरू कौवा एक बूढ़े कबूतर को घसीटते हुए ला रहा था। कबूतर खून से लथपथ था। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। रमेश, रोमंगुल, सारा, फरहान। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके मालिक रहम कर दो, मेरी फसल ओले पड़ने से बर्बाद हो गई। मैं अगली बार दुगना ब्याज दे दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। ठाकुर की डिक्शनरी में रहम शब्द नहीं है। शेरू, इसने पैसे नहीं दिए, इसके पंख नोच लो ताकि ये जिंदगी भर कीड़े की तरह रेंगता रहे। जी मालिक। शेरू ने बेरहमी से कबूतर को लात मारी और उसे कोने में ले जाकर पीटने लगा। कबूतर की चीखें गूंजने लगी। रानो, देख रही हो, यहाँ चूकने की सजा मौत से बदतर है। क्या हमें यहाँ से कर्जा लेना चाहिए? टुन्नू जी, डर तो मुझे भी लग रहा है, पर हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। छत के बिना बच्चे कैसे रहेंगे? फिर ठाकुर कालू ने टुन्नू की ओर देखा और बोला, पैसा मिल जाएगा टुन्नू, पर याद रखना, अगर अगली पूर्णिमा तक ब्याज नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारे घर की छत उखाड़ ले जाऊंगा। जी मालिक, मैं दिन रात मेहनत करूंगा और आपका एक पैसा चुका दूंगा। टुन्नू और रानो ने मिलकर घर बनाना शुरू किया। वे बाल्टी में मिट्टी भरकर लाते और दीवारें बनाते। ये मेहनत और प्यार का घर था। हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है टुन्नू जी। ये मिट्टी का है, पर मुझे ये महल से प्यारा है। घर बनकर तैयार हो गया। टुन्नू ने छत पर मजबूत लकड़ियाँ और पत्ते लगाए थे। बच्चे घर के अंदर खेल रहे थे। अब कोई आंधी, कोई बारिश तुम्हें नहीं डरा सकती। तुम्हारे पापा ने मजबूत घर बनाया है। किश्त चुकाने के लिए टुन्नू ने ओवरटाइम काम किया था। वो घनी झाड़ियों से कीमती जामुन चुनने गया था। तेज आंधी में एक कांटा उसके सीने में चुभ गया था। आह, खून बह रहा है, पर रुकना नहीं है। अगर आज टोकरी नहीं भरी तो ठाकुर घर छीन लेगा। यही घाव बाद में उसकी जानलेवा बीमारी का कारण बना। पूर्णिमा आ गई थी, लेकिन टुन्नू बीमार पड़ गया था और काम नहीं कर पाया, इसलिए पैसे नहीं जुड़ सके। उधर आसमान में भारी बारिश के आसार थे। हे भगवान, आज ही बारिश होनी थी और आज ही ठाकुर की तारीख है। अगर उसने कुछ कर दिया तो? शाम होते ही ठाकुर कालू और उसका गुर्गा शेरू वहाँ आ धमके। हवा तेज चल रही थी। निकलो बाहर टुन्नू, सूरज डूब गया। मेरा पैसा कहाँ है? ठाकुर साहब, टुन्नू जी बीमार थे, बस 2 दिन की मोहलत दे दीजिए। बारिश आने वाली है, रहम कीजिए। ठाकुर ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने शेरू को इशारा किया। खड़ खड़ खड़। शेरू छत की लकड़ियाँ उखाड़ने लगा। नहीं मालिक, छत मत लीजिए, ये मिट्टी का घर है। अगर बारिश सीधे दीवारों पर पड़ी तो घर पिघल जाएगा, मेरे बच्चे दब जाएंगे। तो मैं क्या करूं? मेरा पैसा नहीं तो तेरी छत नहीं। ठाकुर छत ले गया। तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। छप 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 पानी की मोटी बूंदें सीधे घर के अंदर गिरने लगीं। हे भगवान, ये तूने क्या किया? ठाकुर तो सिर्फ लकड़ी ले गया, पर तू तो हमारी नींव ही ले रहा है। टुन्नू जी, देखिए, अगर ये पानी नहीं रुका तो हमारा घर हम सबकी कब्र बन जाएगा। जल्दी बच्चों को बचाओ। जब बारिश घर में भरने लगी, रानो उड़कर पड़ोसी बंटी कबूतर की खिड़की पर गई। अंदर रोशनी थी और सूखा था। काका, दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे डूब रहे हैं। बस एक प्लास्टिक की पन्नी दे दो, मैं दीवार ढक दूंगी। भाग जा रानो,
अगर मैंने ठाकुर के दुश्मन की मदद की तो वो मेरा पक्का घर भी तोड़ देगा। अपनी मुसीबत अपने पास रखो। पक्के घर वालों ने कच्चे घर वालों को मरने के लिए छोड़ दिया। बच्चे डर के मारे एक कोने में दुबक गए। रानू ने देखा कि पानी के कारण घर की मुख्य दीवार गलने लगी है और झुक रही है। टुन्नू जी, दीवार गिर रही है। अगर ये गिरी तो पूरा घर बच्चों पर आ गिरेगा। टुन्नू तुरंत बाहर भागा। उसने देखा दीवार बाहर की तरफ गिर रही है। उसने अपनी पीठ दीवार से लगा दी और अपने पैरों को कीचड़ में जमा लिया। मैं इसे गिरने नहीं दूंगा रानो, तुम बच्चों को संभालो। जब तक बारिश नहीं रुकती मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। ये दीवार नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। पूरी रात बारिश होती रही। ऊपर से ठंडा पानी टुन्नू पर गिरता रहा। उसकी शरीर की गर्मी खत्म हो रही थी, लेकिन वो दीवार को धक्का देकर खड़ा रहा। धीरे धीरे गीली मिट्टी उसके शरीर पर चिपकने लगी और वो खुद दीवार का हिस्सा बनने लगा। बस थोड़ी देर और टुन्नू, बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे उसकी सांसें थम गई, पर शरीर नहीं हटा। सुबह बारिश रुकने के बाद रानो बाहर आई। घर बच गया था। दीवार खड़ी थी, लेकिन जब वो पीछे गई तो हाँ! चीख पड़ी। टुन्नू दीवार को थामे थामे वही जम गया था। उसका आधा शरीर कीचड़ और मिट्टी में धंस चुका था। वो अब इंसान नहीं, उस घर की सबसे मजबूत ईंट बन चुका था। लोग कहते हैं मिट्टी का घर कमजोर होता है। उन्हें क्या पता, इसमें एक पिता की जान मिली हो तो ये पत्थर से भी मजबूत हो जाता है। टुन्नू की मौत के बाद ठाकुर का मुनीम गिद्ध वहां मुआयना करने आया। उसने दीवार को मजबूत खड़ा देखा। वाह, क्या शानदार मिट्टी है। घर तो मजबूत है। रानो, अब ये घर जब्त किया जाता है। टुन्नू मर गया तो कर्जा कौन चुकाएगा? ले जाओ इस घर को, पर याद रखना इस दीवार के अंदर मेरे पति का कंकाल भी है। जब जब इस घर में सोओगे तुम्हें उसकी हड्डियों की खरखराहट सुनाई देगी। ये घर नहीं, कब्र है। ठाकुर कालू उस मिट्टी के घर पर कब्जा करके उसमें रहने चला गया। उसने टुन्नू की बनाई उस दीवार पर अपना नाम लिखवा दिया। वो रात को सुकून से सोने की कोशिश कर रहा था। तभी बाहर जोरदार गर्जना हुई। हल्की बारिश शुरू हुई, लेकिन अजीब बात ये थी कि पानी की बूंदें सिर्फ उसी दीवार पर गिर रही थी जहाँ टुन्नू ने अपनी जान दी थी। अचानक घर की दीवारों से रोने और कराहने की आवाजें आने लगी। ठाकुर डरकर उठ बैठा। शेरू, देखो बाहर कौन है। ये दीवार कांप क्यों रही है? जैसे ही ठाकुर ने उस दीवार को छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका पंख पकड़ लिया हो। मिट्टी के अंदर से टुन्नू की ठंडी और भारी आवाज गूंजी। ठाकुर, तूने लकड़ी छीनी थी, घर नहीं। इस घर की मिट्टी में मेरा खून है और ये मिट्टी गद्दारों को पनाह नहीं देती। देखते ही देखते वो दीवार एक विशाल हाथ की तरह मुड़ी और उसने ठाकुर को अपनी आगोश में जकड़ लिया। ठाकुर चिल्लाता रहा, लेकिन मिट्टी उसे अपने अंदर खींचती गई। सुबह जब पक्षी वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि वो मिट्टी का घर पूरी तरह ढह चुका था। रानो अपने बच्चों के साथ दूर एक पेड़ की छांव में बैठी थी। उसने देखा कि उसी मलबे के बीच से एक नन्हा हरा पौधा फूट रहा। देखो बच्चों, तुम्हारे पापा आज भी हमें रास्ता दिखा रहे हैं। वो मिट्टी में मिलकर भी खत्म नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उस जुल्म को ही दफन कर दिया जिसने हमारा घर छीना था। उस दिन के बाद उस जगह पर जो भी कोई जालिम पैर रखता, मिट्टी उसके बोझ से धंसने लगती। लोग कहने लगे कि ये केवल मिट्टी नहीं है, ये एक पिता का कवच है जो अपनी आखिरी सांस के बाद भी अपने परिवार की गरिमा की रक्षा कर रहा है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि पिता वो नींव है जो परिवार को बचाने के लिए खुद को मिट्टी में मिला देता है। रानो चिड़िया के बच्चे कुकू और गुड़िया उदास बैठे थे। जंगल में बसंत मेले की घोषणा हुई थी और सभी को नए कपड़े पहनने थे। मम्मा, मेले में सब नए नए लहंगे पहन कर आएंगे। क्या मैं भी नया लहंगा पहनूंगी? हाँ मम्मा, गुड़िया के लिए एक छोटा सा लहंगा ले आना। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी ये मासूम इच्छा मेरे दिल को छू गई है। मैं जानती हूँ
कि हर बच्चा मेले में सबसे सुंदर दिखना चाहता है। मैं वादा करती हूँ मेरी गुड़िया, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हें सबसे सुंदर पोशाक मिल सके। आप दोनों बिल्कुल चिंता मत करो, आपकी माँ हूँ, हार नहीं मानूंगी। रानो जानती थी कि उसके पास इतने दाने नहीं हैं कि वो महंगा लहंगा खरीद सके। कालू कौवा और गोरी कौवी ने बाजार में एक बड़ी चमकदार दुकान खोली थी। आ जाओ, बसंत मेले के सबसे शानदार लहंगे ले जाओ, चमकदार सितारे जड़े हुए लहंगे। ये आम पंछियों के लिए नहीं है, ये सबसे महंगे और कीमती लहंगे हैं। अरे बाप रे कालू भैया, आपके लहंगे तो बहुत ही महंगे हैं। अच्छी चीज की कीमत होती है हरियाली बहन। रानो चिड़िया अपनी छोटी सी बचत लेकर कालू की दुकान पर पहुंचती है। कालू भैया नमस्ते, मुझे अपनी बेटी गुड़िया के लिए एक छोटा सा लहंगा चाहिए। मैं जानती हूँ आपकी दुकान सबसे अच्छी है, पर मेरी बचत बहुत कम है। क्या आप मेरे लिए, मेरी गुड़िया की खुशी के लिए कोई ऐसा लहंगा दिखा सकते हैं जो थोड़ा सस्ता हो? मेरी बेटी के लिए, बसंत मेले की खुशियों के लिए थोड़ी रियायत कर दीजिए प्लीज। सस्ता? रानो, मेरी दुकान पर सस्ता कुछ नहीं मिलता। ये देखो, सबसे कमजोर लहंगा भी 50 दानों का है। तुम्हारे पास 50 दाने हैं? जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। ये दुकान तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए नहीं है। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बेबस होकर वहाँ से लौट आती है। रानो निराश होकर बंटी कबूतर के खेत के पास एक नदी किनारे बैठकर रोने लगती है। रानो बहन, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? बंटी भैया, मेरे मन में कितनी उम्मीद थी कि मैं गुड़िया को थोड़ा सा सुख दे सकूंगी, पर कालू ने, उसने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। उसने कहा ये दुकान तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए नहीं है। मैं इतनी बेबस हूँ कि अपनी बेटी की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे बच्चों को सिर्फ मेरी गरीबी की वजह से सिर झुकाना पड़ेगा। हिम्मत रखिए बहन, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। तभी रानो की नजर खेत की ताजी मुलायम हरी घास और रंग बिरंगे जंगली फूलों पर पड़ती है। उसकी आंखों में एक चमक आती है। रानो चिड़िया बहुत सारी हरी घास, फूल और पतली मजबूत बेलें लेकर अपने घोंसले में आती है। मम्मा, आप ये घास क्यों लाई हो? मेरी गुड़िया के लहंगे के लिए। घास का लहंगा? हाँ बेटी, देखना ये सबसे सुंदर होगा। रानो पूरी रात जागकर प्यार और मेहनत से उस हरी घास को बुनकर एक खूबसूरत लहंगा तैयार करने लगती है। नदी के किनारे सुहानी दोपहर थी। गिल्लू गिलहरी एक बड़े चिकने पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदकर खेल रही थी और रंगीन तितली पानी के ठीक ऊपर उड़ते हुए उसका पीछा कर रही थी। गिल्लू, जरा संभल कर, कहीं पानी में छपाक मत कर देना। अरे मैं नहीं गिरती, तुम अपनी चिंता करो। तुम बताओ, बसंत मेले के लिए क्या तैयारी की है? मैं तो अपने पंखों पर फूलों का सबसे चमकदार नया रंग लगाऊंगी। तुम क्या पहनोगी? मैं तो अपनी पूंछ को अच्छे से संवार लूंगी, लेकिन मुझे रानो दीदी की चिंता हो रही है। क्यों? रानो दीदी को क्या हुआ? मैंने सुबह उन्हें तालू कौवे की महंगी लहंगों की दुकान से बहुत उदास होकर लौटते देखा था। जरूर वो गुड़िया के लिए लहंगा नहीं ले पाई। हे भगवान, वो बेचारी गुड़िया बहुत उदास होगी। वो कालू कौवा भी बहुत लालची है। चलो हम चलकर उनका हाल चाल लेते हैं, शायद हम उनकी कोई मदद कर सके। दोनों दोस्त रानो चिड़िया के घोंसले की तरफ चल देती हैं। रानो दीदी, आप कितना सुंदर लहंगा बना रही हैं। लाइए, मैं भी मदद करती हूँ। तितली जंगल से चमकने वाले जुगनू ले आती है और गिल्लू गिलहरी छोटे छोटे सफेद मोती जैसे पत्थर ले आती है। रानो उन्हें लहंगे पर टांक देती है। सुबह तक लहंगा तैयार था। ये किसी भी महंगे लहंगे से ज्यादा खूबसूरत था। ताजी घास की खुशबू, फूलों का रंग
और जुगनुओं की चमक उसे अद्भुत बना रही थी। मम्मा, ये तो जादुई लग रहा है। ये दुनिया का सबसे अच्छा लहंगा है। चलो अब मेले में चले। मेले में हर तरफ चमक दमक थी। कालू और गोरी अपनी दुकान के सामने खड़े थे। तभी हरी घास का लहंगा पहने गुड़िया अपनी माँ के साथ आती है। सब उसे ही देखने लगते हैं। अरे देखो, रानो की बेटी को देखो। कहा था ना मेरे लहंगे महंगे हैं। पैसे नहीं थे तो घास फूस लपेट कर आ गई, भिखारी कहीं की। गुड़िया का चेहरा उतर जाता है और वो रोने लगती है। तभी मेले के मुख्य अतिथि हरिया तोता और हरियाली तोती मंच पर आते हैं। अरे वाह! रुको। रानो बहन, ये लहंगा ये तो अद्भुत है। कालू, तुम्हारे लहंगों में सिर्फ पैसा चमक रहा है, लेकिन इस लहंगे में एक माँ की ममता, उसकी कला और प्रकृति की असली सुंदरता चमक रही है। इस बसंत मेले का सबसे अनोखी और सुंदर पोशाक का इनाम रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया को जाता है। सारी तितलियां और गिलू गिलहरी खुशी से गुड़िया के चारों ओर नाचने लगते हैं। कालू और गोरी का मुंह शर्म से लटक जाता है। रानो अपने बच्चों के साथ इनाम में मिले दानों का बड़ा थैला लेकर घर लौटती है। मम्मा, मुझे वो महंगे चमकने वाले लहंगे नहीं चाहिए। मुझे बस आपके हाथ का बना यही घास वाला लहंगा चाहिए। मेरे बच्चों, असली सुंदरता महंगी चीजों में नहीं, सादगी, मेहनत और प्यार में होती है। और तुम्हारी ये जीत बेटा ये दिखाती है कि दिल की अच्छाई हमेशा दिखावे पर भारी पड़ती है। कालू और गोरी को सबक मिल चुका था कि घमंड और लालच का सिर हमेशा नीचा होता है। उस दिन के बाद कालू ने अपनी दुकान में सस्ती और सुंदर चीजें भी रखनी शुरू कर दी और प्यार भरे दिल से पक्षियों की मदद करने लगा। रानो चिड़िया और गुड़िया का घास का लहंगा जंगल में मेहनत और ममता की मिसाल बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सुंदरता और खुशी भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि प्यार, मेहनत और सादगी में होती। कड़ाके की ठंड और तूफानी हवाओं वाली एक अंधेरी रात थी। इंसानों की बस्ती में एक घर की छत पर रखी पानी की टंकी हिल रही थी। अरे सुनो, बाहर देखो कितना भयंकर तूफान है। मुझे डर लग रहा है। छत पर रखी हमारी नई पानी की टंकी का ढक्कन जोर जोर से बज रहा है। इस हवा में बाहर कौन जाएगा? उम्मीद है सुबह तक सब ठीक रहे। लेकिन हवा बहुत तेज थी। एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और वह भारी प्लास्टिक की टंकी हवा में किसी पत्ते की तरह उड़कर पास के घने जंगल की ओर चली गई। उसी ठंडी रात में रानो चिड़िया अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अपने टूटे घोंसले में कांप रही थी। माँ, बहुत ठंड लग रही है और इस टूटे घोंसले में बर्फीली हवा आ रही है। मत रो मेरे बच्चे, हिम्मत रखो। ये रात कट जाए, कल मैं घोंसले के लिए और घास ले आऊंगी। माँ, भूख भी लगी है। मेरा पेट दर्द कर रहा है। कल सुबह होते ही मैं तुम दोनों के लिए ढेर सारा दाना लाऊंगी। अभी सो जाओ। रानो की आंखों में आंसू थे। तूफान ने उसका घोंसला तोड़ा ही था, साथ ही सारा जमा किया हुआ दाना भीग गया था और उड़ गया था। वह जानती थी कि उसके छोटे बच्चे इस ठंड को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अरे देखिए, वह क्या है? नीले रंग का एक बड़ा और अजीब सा गोला। अरे वाह, ये तो इंसानों का घर लगता है। कितना बड़ा और मजबूत है। ये पक्का खजाने से भरा होगा। वह वही प्लास्टिक की टंकी थी जो रात को उड़कर आई थी। यह तो अंदर से बिल्कुल सूखा है और तूफान से बचने के लिए एकदम सुरक्षित। ठंड में इससे अच्छी जगह और क्या होगी? हमें इसे तुरंत अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। हाँ, आज से ये हमारा शाही महल है। अब हम इस जंगल के राजा रानी हैं। रानो चिड़िया अपने कांपते बच्चों के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश में निकली। हे भगवान, मेरे बच्चे ठंड से बीमार हो जाएंगे, कोई तो मदद करो। तभी उसे तेजी से जाती हुई गिल्लू गिलहरी मिली।
गिल्लू बहन, क्या तुम्हें आसपास कोई सूखी और सुरक्षित जगह दिखी है? नहीं दीदी, पर कालू और गोरी को एक अजीब सा नीला घर मिल गया है। वो खुद को राजा समझ रहे हैं और बड़े घमंड से सबको भगा रहे हैं। मैं जल्दी में हूँ। रानो उम्मीद से उस नीली टंकी के पास पहुंची, जहां कालू और गोरी घमंड से बैठे थे। कालू भाई, गोरी बहन, मेरा घोंसला टूट गया है और मेरा सारा दाना भीग गया है। मेरे बच्चे ठंड में कांप रहे हैं और बीमार हैं। बस एक रात के लिए अपने इस घर में छोटा सा कोना दे दीजिए। ये हमारा शाही महल है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम जैसी कंगाल और कमजोर चिड़िया के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। भिखारिन, तुम और तुम्हारे कंधे कमजोर बच्चे हमारे महल में रहेंगे। हमारी शाही शांति भंग करोगे। चल हट यहाँ से, दोबारा नजर मत आना। कालू कौवे ने रानो को चोंच मारकर जमीन पर गिरा दिया और रानो बेचारी रोती हुई चली गई। रानो हिम्मत जुटाकर अपने पुराने दोस्तों बंटी कबूतर और बबली कबूतरी के पास मदद मांगने गई। बंटी भाई, आप तो मेरे भाई जैसे हैं। कालू ने मुझे भगा दिया। क्या आप मेरे बच्चों को आज रात अपने घोंसले में सुला सकते हैं? वो बहुत बीमार हैं। देखो रानो, हमें तुम्हारी परेशानी का दुख है, लेकिन हमारे खुद के बच्चे हैं और तुम जानती हो कि हमारा घोंसला बहुत छोटा है। हम कोई जोखिम नहीं ले सकते। तुम कहीं और देखो। रानो का दिल टूट गया। वो वहाँ से निराश होकर उड़ गई। रानो ने आखिरी उम्मीद से हरिया तोते के दरवाजे पर दस्तक दी। हरिया भाई, हरियाली बहन, दरवाजा खोलिए। कौन है? मैं हूँ रानो, मुझे मदद चाहिए। स्वामी, ये रानो है। जरूर कालू वाली मुसीबत के लिए आई है। दरवाजा मत खोलिए। अगर इसे आश्रय दिया तो कालू और गोरी हमसे दुश्मनी कर लेंगे। हम सुरक्षित रहना चाहते हैं। रानो बहन, हम घर पर नहीं हैं, तुम बाद में आना। रानो समझ गई कि कोई उसकी मदद नहीं करेगा। वो एक बर्फीली चट्टान पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। रानो को रोता देखकर गिल्लू गिलहरी उसके पास आई। क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हैं? मुझे सब सच सच बताइए। सब स्वार्थी है गिल्लू। कालू और गोरी ने वो टंकी हड़प ली और बंटी और हरिया ने भी मुंह फेर लिया। मेरे बच्चे ठंड में मरने के लिए छोड़ दिए गए हैं। कालू हमेशा से धोखेबाज था, लेकिन हमें हार नहीं माननी है दीदी। चिंता मत कीजिए, हम लड़ेंगे नहीं, दिमाग से काम लेंगे। मैंने उस टंकी को ध्यान से देखा है, वो टूटी हुई है। क्या? कहाँ टूटी है? गिल्लू रानो को टंकी के पिछले हिस्से में ले गई, जहाँ एक छोटा सा छेद था। यह छेद मेरे लिए काफी है। उन्होंने सारा लूटा हुआ दाना इसी में जमा किया है। आप बस बाहर इंतजार कीजिए और मेरे इशारे का ध्यान रखिए। गिल्लू तेजी से उस छेद से टंकी के अंदर घुस गई। वाह गोरी, कितना दाना! ये तो हमारी 7 पुश्तों के लिए काफी है। अरे ये गिलहरी, पकड़ो इसे। लेकिन गिल्लू ने तेजी से दानों की बोरियों को अपने नुकीले दांतों से काटना शुरू कर दिया। उसने सबसे बड़ी बोरी को निशाना बनाया, जो टंकी के किनारे पर रखी थी। रानो दीदी, अब धक्का दो टंकी को। रानो ने बाहर से टंकी को जोर से धक्का दिया। अंदर गिल्लू के काटे बोरों से दाना लुढ़क गया था, जिससे टंकी का संतुलन बिगड़ गया और वह तेजी से ढलान पर लुढ़कने लगी। बचाओ, हमें बाहर निकालो! टंकी लुढ़कती हुई सीधी एक कीचड़ भरे तालाब में जा गिरी। कालू और गोरी गंदे कीचड़ में सने हुए मुश्किल से बाहर निकले। लालची कौवो, ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये तुम्हारा घमंड था जो इस कीचड़ में डूब गया है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, लालची कौवे। यह देखकर हरिया और बंटी शर्मिंदा होकर रानो के पास आए। हमें माफ कर दो रानो बहन, हम डर गए थे। तुमने अपनी हिम्मत और गिल्लू की चतुराई से ये लड़ाई जीत ली। कोई बात नहीं। दुख की घड़ी में ही पता चलता है कि असली दोस्त कौन है।
अब आप सब मेरी मदद करिए। गिल्लू ने टंकी से निकले दाने रानो को दिए और सबने मिलकर रानो के लिए एक मजबूत घोंसला बना दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच और घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है और सच्ची दोस्ती व हिम्मत ही मुश्किल समय में जीत दिलाती है। रानो चिड़िया अपनी माँ को फोन करती है। हेलो माँ जी, कुकू कहाँ है? रानो बेटी, कुकू तो अपनी दोस्त के साथ खेलने गया हुआ है। माँ जी, कुकू जैसे ही घर वापस आए उसे कहना कि आज शाम से पहले पहले घर वापस आ जाए। कल स्कूल जाना है और उसका सारा होमवर्क भी अभी पड़ा है। लो, आ गया कुकू, मैं अभी बताती हूँ इसे। कुकू की नानो फोन रखती है। नानो नानो, किसका फोन था? आपकी मम्मा था, कह रही थी कि शाम से पहले पहले आप घर वापस पहुँच जाओ। लेकिन नानो, मेरा भी कुछ दिन और आपके पास रहने को दिल कर रहा था। कुकू बेटा, स्कूल भी तो जाना है। ऐसा करेंगे, मैं अगले संडे को आपको ले आऊंगी। गुड़िया को भी साथ ले आएंगे, फिर दोनों बहन भाई 2 दिन मेरे पास रह लेना। नानो, पक्का वादा है ना? हाँ, मैंने कभी अपने बेटे से झूठ नहीं बोला। मैं जरूर आऊंगी। कुकू अपना बैग तैयार करता है और घर वापसी की तैयारी करता है। ठीक है नानो, अब मैं जाता हूँ। लो, ये रख लो, रास्ते में कोई चीज लेकर खा लेना। और डिब्बे में मैंने लड्डू रखे हैं, घर जाकर मम्मा को दे देना। स्कूल जाने से पहले दोनों बहन भाई एक एक खा लिया करना। ठीक है मेरी प्यारी नानो। कुकू अभी नानो वाले जंगल से निकला ही था कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुकू खुद को बारिश से बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। दिन में रात जैसा मौसम बन गया। अब मैं कैसे जाऊंगा? अगर बारिश ना रुकी तो मेरे लिए उड़ना मुश्किल होगा। बारिश शुरू हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे मौसम में कुकू रास्ते में फंस गया हो। मम्मा, एक बार आप नानो से फोन करके पूछे कि कुकू भाई अभी निकले हैं या नहीं। हाँ, मैं अभी पूछती हूँ। कुकू की मम्मा फिर से फोन मिलाती है। माँ, वो कुकू अभी निकला तो नहीं? रानो बेटी, कुक्कू तो कब का निकल गया। मैं भी परेशान हूँ। बारिश हो रही है, न जाने वो कहाँ होगा। हाँ माँ, बारिश तो हमारे पास भी हो रही है। माँ ठीक है, मैं फिर बात करूँगी। कुकू की मम्मा फोन रखती है और गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, मुझे कुकू की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। मुझे जाना होगा। मुझे कुकू को देखने रास्ते में जाना होगा। लेकिन मम्मा, अपना ध्यान रखना। ठीक है मेरी बच्ची। कुकू की मम्मा अपने घर से निकलती है। बारिश में उड़ती हुई माँ चिड़िया तेजी से आगे बढ़ रही थी। कुकू पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि 2 कौवे वहाँ आ जाते हैं। छोटे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने घर जा रहा था कि बारिश शुरू हो गई और मैं यहाँ बैठ गया। चलो, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ। जब बारिश रुकेगी तो मैं अपने घर चला जाऊँगा। कालू यार, इधर आओ, मेरी बात सुनो। ये हमारी बातों में नहीं आएगा। इसे उठाकर ले जाते हैं। यार भूरे, ये शोर करेगा। भूरा कौवा और कालू कौवा आपस में बातें कर रहे थे। कुकू दोनों की बातें सुन लेता है और जल्दी से वहाँ से उड़ जाता है। दोनों कौवे कुकू के पीछे लग जाते हैं। कुकू घने जंगल की तरफ चला जाता है और झाड़ियों में छुप जाता है। कहाँ गया? मैंने उसे इस तरफ आते हुए देखा था। शायद वो छोटा चिड़िया का बच्चा कहीं छुप गया है। अब समय जाया करने का कोई फायदा नहीं है, हमें जाना चाहिए। इधर उधर देखने के बाद दोनों कौवे वहाँ से चले जाते हैं। 1 घंटे के बाद कुकू भी झाड़ियों से निकलता है। वो दूर तक देखता है और फिर उड़ता है। अब समय नहीं था, मौसम जैसा भी था। कुकू को रात होने से पहले पहले अपने घर पहुँचना था। कुकू जब आधे रास्ते में पहुँचता है तो सामने से कुकू की मम्मा आ जाती है। अपनी मम्मा को देखकर कुकू बहुत खुश होता है। मम्मा, मम्मा, मैं आ गया। मेरा बच्चा, मैं बहुत परेशान हो रही थी। मम्मा, मम्मा, पता है 2 कौवे मुझे पकड़ने ही वाले थे कि मैंने झाड़ियों में छुपकर अपनी जान बचाई। बहुत अच्छा किया मेरे बच्चे। अब जल्दी से मेरे पीछे पीछे उड़ते आओ।
वहीं गुड़िया बहुत डरी हुई थी क्योंकि तेज हवा से उनका घर पूरी तरह हिल रहा था। गुड़िया का ध्यान घर की छत की तरफ था। घर की छत का एक हिस्सा तेज हवा से उड़ जाता है और गुड़िया जल्दी से घर से बाहर निकल जाती है। मम्मा, मम्मा, जल्दी आ जाएं, घर टूट गया है। गुड़िया अपनी मम्मा को आवाजें देती है। थोड़ी ही देर बाद कुकू और उसकी मम्मा भी पहुंच जाते हैं। मम्मा, मम्मा, हमारा घर टूट गया। घर की छत तो पहले ही बहुत कमजोर थी। गुड़िया बेटी, आपने बहुत अच्छा किया। मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे? आज की रात तो हमें किसी के घर में ही गुजारनी होगी। सुबह होने पर देखेंगे क्या करना है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर तोते के घर पहुंचती है। तोते भैया, बहुत मुश्किल में हूँ, मेरे घर की छत टूट गई है। रानो बहन, अंदर आ जाओ, ये भी तुम्हारा अपना ही घर है। हरियाली तोती बच्चों को नानो के दिए लड्डू और चाय देती है। रानो बहन, चिंता ना करो, कल सुबह हम पुराने कुएं से सूखी लकड़ियां लाकर घर की मरम्मत कर लेंगे। सब खाना खाकर सो जाते हैं। सारी रात बारिश होती रहती है। सुबह तक बारिश थम चुकी थी। रानो बच्चों को तोते के घर छोड़कर तोते के साथ लकड़ियां लेने जाती है, लेकिन पुराने कुएं के पास एक भी सूखी लकड़ी नहीं थी। तोते भैया, यहाँ तो कोई लकड़ी नहीं है। चलो कबूतर के पास जाते हैं। वो कबूतर के पास जाते हैं। यार तोते, सूखी लकड़ियाँ तो मैंने बुलबुल को दे दी, लेकिन मेरे पास कुल्हाड़ा है। चलो हम जंगल से सूखी लकड़ियाँ काट लाते हैं। तीनों दोस्त मिलकर काम करते हैं और जल्दी ही घर बनाने लायक लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं। वापस आकर तीनों मिलकर रानो के घर की छत की मरम्मत कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया। रानो, मुश्किल समय में दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। तोता और कबूतर चले जाते हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चों को घर ले आती है। आज मौसम ठीक है। चलो, आज मैं अपने बच्चों को चावल बनाकर खिलाती हूँ। चावलों का सुनकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। वो सब मिलकर चावल खाते हैं और खुशी खुशी सो जाते हैं। मुश्किल वक्त गुजर चुका। गहरे जंगल के एक कोने में एक गरीब चिड़िया रहती थी, रानो चिड़िया। उसका एक छोटा सा घोंसला था और उसकी एक प्यारी सी बेटी थी, गुड़िया। एक दिन रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। वो अपनी बेटी गुड़िया को प्यार से सहला रही थी। बेटी, हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा। आज फिर हमें भूखा सोना पड़ेगा, लेकिन मैं कल कुछ अच्छा लाने की कोशिश करूँगी। माँ, चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद करेंगे। वहीं पेड़ की डाली पर एक काला डरावना कौवा बैठा था। कालू कौवा, उसकी लाल लाल आंखें चमक रही थी। ओ रानो, फिर से भूखी हो? क्यों ना मेरे लिए काम करो। मेरी नौकरी करोगी तो कुछ खाने को मिल जाएगा। मैं मेहनत से कमाऊंगी, भीख नहीं मांगूंगी। अरे, बहुत जुबान चलाने लगी हो। रानो, तुम समझती हो कि तुम मुझे डरा दोगी? हाँ, मैं कालू कौवा हूँ, जंगल का सबसे चालाक और दुष्ट कौवा हूँ। कालू कौवे, किसी का मजाक मत उड़ाओ। गरीबी का दर्द बहुत बड़ा होता है। कालू कौवा उड़कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन रानो सहमी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ जंगल में एक गहरी गुफा थी, जहाँ एक सुनहरी नागिन ध्यान में बैठी थी। मुझे किसी की करुण पुकार सुनाई दे रही है। कोई बहुत परेशान है। नागिन जंगल में रैनकते हुई जाती है और रानो के घोंसले के पास पहुँचती है। हे चिड़िया, तुम इतनी उदास क्यों हो? कौन हो तुम? मुझे मत सताना, मैं बहुत गरीब हूँ। डर मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। फिर रानो चिड़िया नागिन को अपनी गरीबी और कालू कौवे के अत्याचारों के बारे में बताती है। नागिन उसकी बातें ध्यान से सुनती है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जादुई मणि दूंगी। जब भी तुम्हें जरूरत हो, इसे घिसना और तुम्हारी मनचाही चीज तुम्हें मिल जाएगी। नागिन अपने सिर से एक सुनहरी मणि निकालती है और रानो को देती है। धन्यवाद नागिन बहन। रानो मणि घिसती है और उसके सामने खाने पीने का सामान आ जाता है। गुड़िया खुशी से उछल पड़ती है। रानो चिड़िया के पास अब हर दिन खाना रहता है, लेकिन कालू कौवा यह देख लेता है और जलने लगता है। ये चिड़िया अचानक अमीर कैसे हो गई? जरूर कोई जादू है। कालू घोंसले की तरफ उड़ता है और मौका देखकर मणि चुरा लेता है। अरे नहीं, मेरी जादुई मणि, अब क्या होगा? अगर यह नागिन जिंदा रही तो मेरी ये मणि कभी भी वापस लेने आ सकती। मुझे इससे छुटकारा पाना होगा।
वह एक योजना बनाता है और एक लोमड़ी से मिलने जाता है और उसके कान भरता है। अरे लोमड़ी बहन, जंगल में एक नागिन ने जादुई फल उगाए हैं। अगर तुम उसे मार दो तो उसके खजाने पर तुम्हारा हक होगा। इच्छाधारी नागिन, उसका मतलब तो वो जादू से कुछ भी बना सकती है। हाँ, और वो रानो चिड़िया को खजाना देने वाली है। अगर हम उसे पकड़ लें तो सारा खजाना हमारा हो सकता है। सच? फिर तो मुझे उसे पकड़ना ही होगा। लोमड़ी चुपके से नागिन की गुफा की ओर बढ़ती है। अरे नागिन, बाहर निकलो, आज तुम्हारी आखिरी रात है। नागिन समझ जाती है कि कोई चाल चली गई है। वह गुस्से में बाहर आती है। किसने तुम्हें मेरी गुफा तक पहुंचने की हिम्मत दी? लोमड़ी नागिन पर हमला करती है, लेकिन नागिन अपनी शक्ति से खुद को बचा लेती है। एक भयंकर लड़ाई होती है। वहीं रानो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया दूर से यह सब देख रही होती हैं। माँ, नागिन माँ पर हमला हो रहा है, हमें कुछ करना होगा। हाँ, हमें उसकी मदद करनी होगी। उसने हमारी बहुत मदद की है। रानो चिड़िया जंगल में आग लगा देती है, जिससे लोमड़ी डरकर भाग जाती है। धन्यवाद रानो, तुमने मेरी जान बचाई। फिर रानो चिड़िया नागिन को सब कुछ बता देती है। नागिन अब सब समझ चुकी थी कि यह चाल किसकी थी। उस दुष्ट कौवे की ये हिम्मत, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। कालू, मैं केवल एक साधारण नागिन नहीं, इच्छाधारी नागिन हूँ। मेरे धैर्य को मेरी कमजोरी मत समझ। तूने लोमड़ी के साथ मिलकर मुझ पर जाल बिछाने की कोशिश की। अब तू मेरी शक्तियों का असली रूप देखेगा। कालू। नागिन तेजी से भागती है और कालू कौवे के ठिकाने पर पहुंचती है। वहीं कालू कौवा मणि को अपनी चोंच में दबाकर उड़ रहा था। तभी नागिन अपने असली रूप में आ जाती है। अरे कालू, तुझे क्या लगा कि छल और कपट से पाया हुआ नाग मणि तेरा हो जाएगा? नहीं, लेकिन याद रख, जो दूसरों का हक छीनने की कोशिश करता है, उसका अंत भी उतना ही भयावह होता है। अब तेरे छल कपट का खेल खत्म हुआ और मैं तुझे ऐसी सजा दूंगी कि तेरा नाम तक कोई नहीं लेगा। तैयार हो जा अपने पापों का फल भोगने के लिए। अरे बाप रे, इच्छाधारी नागिन, मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ कहानियों में होती है, लेकिन तुम तो सच में अपनी भयानक शक्तियों के साथ मेरे सामने खड़ी हो। नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था। कृपा करके मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी किसी के साथ छल नहीं करूंगा, कभी किसी का हक नहीं छीनूंगा। बस मुझे छोड़ दो, हे नागिन देवी। फिर नागिन की आंखों से तेज रोशनी निकलती है और कालू घबराकर मणि नीचे गिरा देता है। फिर नागिन अपनी जादुई शक्ति से उसे पत्थर की बना देती है। इस तरह रानो चिड़िया को उसकी जादुई मणि वापस मिल जाती है। नागिन बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रानो, सच्चे और नेक दिल पक्षियों की मदद करना मेरा धर्म है। फिर नागिन गुफा में लौट जाती है और रानो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया खुशी से अपने जीवन का आनंद लेने लगते हैं। पक्षियों, भागो यहाँ से, पूरा जंगल बाढ़ के चपेट में आ गया है। फिर सब जगह अफरा तफरी मच जाती है। सब पक्षी अपने घरों से उड़ते हुए मंदिर में इकट्ठा हो जाते हैं। सब कुछ तबाह हो चुका था। सब सामान बारिश में बह रहे थे। कई दिन बगैर खाए पिए बीत जाते हैं, लेकिन बारिश बंद नहीं होती। है ऊपर वाले, दया करो। अरे कुछ नहीं बचा, घर बाहर से लेकर खेत खलियान सब नष्ट हो गए। धीरज रखिए काका, सब ठीक हो जाएगा, आप घबराए नहीं। यह सुनकर गरीबी से हारा हुआ बूढ़ा हरिया तोता बिलखते हुए बोला, अरे ऊपर वाला होता तो ये तबाही आती क्या? रानो बेटा, हम गरीबों के लिए कोई चमत्कार नहीं होने वाला। हमें तो अपनी हड्डियां गलाकर कमाना खाना है। अरे कभी ये मुखिया हमारा हक नोच नोच कर खाते हैं, तो कभी ऊपर वाला हम किसानों को बारिश की मार मारता है। कई दिनों तक बारिश के कहर में भूखे रहने की वजह से सबके चेहरे एकदम मुरझा से गए थे। तभी भूख से तड़पती हुए गुड़िया ने कहा, पिताजी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना चाहिए, पेट में दर्द हो रहा है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। बेटिया सब्र कर, क्योंकि अभी अन्न का एक दाना भी नहीं बचा हमारे पास। पूरा गांव तबाह हो चुका है। धीरे धीरे करके सबकी आशा टूट रही थी। कई दिन इसी तरह बीत जाते हैं, मानो भगवान हिमालय के जंगल में रहने वाले पक्षियों की परीक्षा ले रहे थे। सब हाथ जोड़े आंसू बहा बहा कर बारिश के थमने की विनती कर रहे थे। तभी एक सप्ताह के बाद बारिश थमने लगती है और पानी का भाव कम होने लगता है। लेकिन पूरा का पूरा जंगल तहस नहस हो चुका था। सब हिम्मत हार जाते हैं। अरे सब मिट्टी हो गया। देखो पक्षियों, हमारे घर ढह गए। एक एक सामान जोड़ा था वो भी नहीं बचा है। ऊपर वाले, क्यों हम गरीबों पर बारिश करके हमारी परीक्षा ले रहे हो? अब बस करो, कोई चमत्कार कर दो।
तभी रानो चिड़िया को नारियल देखकर उससे घर बनाने का उपाय आता है। टुन्नू जी, वो देखिए नारियल, क्यों ना हम उन नारियल से अपना घर बनाएं। इससे हम सब पक्षी इस बारिश से जरूर बच पाएंगे। भगवान ने हमें रास्ता दिखा दिया है। लेकिन रानो, भला नारियल का घर कैसे बना सकते हैं? वो तो टिकेगा ही नहीं। काश टुन्नू जी, कोई चमत्कार हो जाए जहाँ हम गरीब पक्षी चैन सुकून से रह पाते। दुख के मन से जैसे ही पक्षियों ने यह कहा, तभी सभी नारियल के पेड़ जैसे सूरज की सुनहरी किरणों जैसे चमक उठे और देखते ही देखते वहाँ पर बड़े बड़े नारियल के घर बन गए। अरे ये क्या, ये तो नारियल के घर है, वो भी कितने मजबूत हैं। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। तभी उस जादुई नारियल के घर में से आवाज आती है, आज से ये जादुई नारियल का घर तुम सबका है। यह तुम्हारे परिश्रम का फल है। आप सब अब आराम से इस नारियल के घर में रह सकते हो। तुम पक्षी इस नारियल घर से जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें ये घर सब देगा। अरे वाह, ये नारियल का घर तो कितना सुंदर है। इसकी दीवारें तो हमारी कच्ची घास फूस वाले घर से कितनी मजबूत है। हाँ रानो, क्योंकि ये जादुई नारियल का घर है इसलिए ये मजबूत और बहुत सुंदर है। ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना सुन ली। फिर सब पक्षी खुश होकर अपने अपने लिए उस नारियल के घर से खाना मांगते हैं और कई दिन बारिश के कहर में जीने के बाद पेट भरकर सब खाना खाते हैं और जादुई नारियल के घर में खुशहाली भरी जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का एक बड़ा सा जहाज तैर रहा था। जहाज में एक शिकारी चील खड़ा होकर दूरबीन से चारों ओर देख रहा था। जब वो चील दूरबीन से देख रहा था तभी उसने देखा कि रानो चिड़िया का पैर मछली पकड़ने के जाल में फंस गया है और वो उड़ नहीं पा रही है और मदद की गुहार लगा रही थी। कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे कोई, मैं इस जाल में फंस गई हूँ। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी वहाँ एक जलपरी आती है और वो रानो चिड़िया से कहती है, चिंता मत करो मेरी दोस्त, मैं तुम्हें जाल से मुक्त कर देती हूँ। तुम घबराओ नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जलपरी, जो तुम मेरी मदद करने यहाँ पर आई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। तभी उसी वक्त शिकारी चील की नजर जलपरी पर पड़ती है और वो अपने साथियों से कहता है, अरे वाह, ये तो जलपरी है। मैंने सुना है ये जलपरी जहाँ रहती हैं, वहाँ बहुत सारे हीरे मोती जमा करके रखती हैं। मैं जल्दी से जाल लेकर इसका पीछा करता हूँ और इसे अपने जाल में पकड़ लेता हूँ। मजा आ जाएगा। फिर शिकारी चील ने अपने साथी पक्षी को बुलाया और सारी बात बताने के बाद वो खुद जलपरी का पीछा करने चला जाता है और जलपरी का पीछा करते हुए समुद्र के नीचे जाकर देखता है कि जलपरी एक समुद्री सीपी में बैठी हुई है। तभी शिकारी चील दूर से एक जाल फेंक के उसे पकड़ लेता है और बहुत सारे हीरे मोती लेकर अपने जहाज में लौट आता है। फिर जलपरी को एक पिंजरे में बंधी बनाकर घर ले आते हैं। तभी रानो चिड़िया जलपरी को ले जाते हुए उन शिकारी चील को देख लेती है। अरे ये क्या मेरी दोस्त जलपरी को दोनों शिकारी चील ने पकड़ लिया है। जलपरी ने आज ही मुझे मछली पकड़ने की जाल काटकर मेरी जान बचाई थी और अब वो खुद जाल में फंस गई है। मुझे उनको बचाना चाहिए, पर ये सब मैं अकेले नहीं कर सकती क्योंकि वो सारे शिकारी चील बहुत ताकतवर है। इसीलिए मुझे अपने पक्षी दोस्तों से मदद लेनी होगी। फिर रानो चिड़िया जंगल की तरफ चली जाती है और पक्षियों के झुंड में जाकर सारी बातें बताती है। तभी लाडो चिड़िया उनसे कहती है, तुम चिंता मत करो रानो चिड़िया, जलपरी ने तुम्हारी जान बचाई है, यानी हमारी दोस्तों की जान बचाई। इसलिए उस जलपरी की जान बचाना हमारा कर्तव्य बनता है। तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलकर कोई न कोई हल जरूर निकाल लेंगे। तभी हरिया तोता उनसे कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा लाडो चिड़िया, हम रानो चिड़िया के साथ हैं, लेकिन जलपरी है कहाँ? पहले हमें उसे ढूंढना होगा, तभी हम उसकी मदद कर पाएंगे। क्या तुम्हें पता है रानो चिड़िया, जलपरी को वो शिकारी चील कहाँ ले गए हैं? नहीं दोस्तों, मुझे कुछ भी नहीं पता वो शिकारी चील उस जलपरी को कहाँ ले गए। फिर कालू कौआ उन सब पक्षियों से कहता है, तो फिर साथियों देर मत करो, चलो सब जल्दी चलो, हमें वक्त रहते उन्हें बचाना होगा।
फिर सब पक्षी मिलकर जलपरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जलपरी का कोई पता नहीं चलता। फिर सभी लौटकर वापस जंगल आ जाते हैं। तभी कालू कौवा कहता है, हमें तो जलपरी कहीं नहीं दिखी। हाँ, हमें भी कहीं नहीं दिखी, लेकिन हम ऐसे चुपचाप बैठ नहीं सकते। हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। लाडो चिड़िया और रानो चिड़िया, अब तुम ही कुछ करो ना। हरिया भैया, मुझे लगता है कि केवल लाल परी ही हमें इस समस्या का उपाय बता सकती है। तो फिर ठीक है रानो चिड़िया, चलो हम सब लाल परी के पास चलते हैं और उनसे इस परेशानी का हल पूछते हैं। उसके बाद सब पक्षी मिलके लाल परी के पास जाते हैं और वहाँ जाकर वो लाल परी से कहते हैं, लाल परी, अरे ओ लाल परी, तुम कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, हमें तुमसे बहुत जरूरी काम है। फिर लाल परी अपने घर से बाहर आती है। क्या बात है रानो चिड़िया, तुम मुझे क्यों बुला रही हो और तुम सब एक साथ? क्या कुछ हुआ है क्या? हाँ लाल परी, हमारी दोस्त जलपरी को 2 शिकारी चीलों ने पकड़ लिया है और हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तुम जलपरी को ढूंढने में हमारी मदद करो ताकि हम उसे उन जालिम चील से बचा पाए। ये सब सुनकर लाल परी उन सब पक्षियों से कहती है, अच्छा ठीक है, तुम सब मेरे साथ आओ, मैं जलपरी को ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। उसके बाद सब पक्षी लाल परी के साथ जाते हैं और लाल परी एक तालाब के पास रुकती है। फिर अपनी जादुई छड़ी को पानी में स्पर्श करती है। तभी वह पानी की तरफ देखकर कहती है, जलपरी को दोनों शिकारी चील ने एक बड़े से पिंजरे में बंधी बनाकर रखा है और वो दोनों जलपरी को उसके घर से पकड़कर लाए थे और जलपरी के घर से उन्होंने बहुत सारे हीरे मोती और बहुत सारे अनमोल रत्न चुरा कर लेकर आए थे और अभी वो दोनों जालिम चील जलपरी से कह रहे हैं, सुनो जलपरी, हम जानते हैं कि तुम्हारे पास बहुत सारे हीरे मोती का खजाना है। हमें सिर्फ उस जगह के बारे में बता दो, हम वहाँ से सारा खजाना लेकर आ जाएंगे, क्योंकि हमें खजाने से मतलब है, ना कि तुमसे। हम तुम्हें छोड़ देंगे, बस हमें जो चाहिए वो तुम हमें बता दो। शिकारी चील, तुम गलती कर रहे हो, ऐसी कोई जगह नहीं होती। बस मुझे जितना खजाना मिला था वो सब तो तुम लेकर आ गए हो, अब छोड़ दो तुम मुझे। अगर तुम हमें उस जगह के बारे में बता दोगी तो हम तुम्हें इस कैद से मुक्त कर देंगे, नहीं तो तुम्हें बेच हम माला माल हो जाएंगे, समझी तुम? देखो पक्षियों, उन्होंने जलपरी को बेचने की धमकी दी है और कल सुबह होते ही वो दोनों जंगल के पास वाले बाजार में जलपरी को बेचने के लिए लेकर जाएंगे। बस तुम लोगों के पास कल का समय है उस जलपरी को बचाने का। ये सुनकर रानो चिड़िया उनसे बोलती है, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। अगर तुम सब राजी होते हो तो वो प्लान कामयाब हो पाएगा, लेकिन इसमें बहुत खतरा भी है। तभी लाडो चिड़िया रानो चिड़िया से बोलती है, हाँ हाँ रानो चिड़िया, हम सब आपके साथ हैं। बोलिए क्या करना होगा हमें? हम अपनी जान पर खेलकर भी उस मासूम जलपरी को बचाएंगे। हाँ रानो चिड़िया, लाडो चिड़िया बिल्कुल सही कह रही है, हम सब आपके साथ हैं। बोलिए क्या करना होगा? फिर रानो चिड़िया ने सभी पक्षियों को पूरा प्लान बताया और उसी प्लान के मुताबिक अगले दिन सुबह होते ही सभी पक्षी मिलकर बाजार के पास एक बड़े से पेड़ पर बैठे रहते हैं। फिर दोनों शिकारी चील जलपरी को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद प्लान अनुसार सबसे पहले रानो चिड़िया जलपरी के पास आती है। जलपरी, तुम कैसी हो? तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। रानो चिड़िया को वहाँ देखकर जलपरी बहुत खुश होती है। मैं ठीक हूँ रानो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मेरी मदद करने के लिए यहाँ आई। अच्छा सुनो जलपरी, हम सब पक्षी मिलकर तुम्हें बचाने आए हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी यहाँ तुम्हारे पिंजरे के पास आएंगे और इस पिंजरे को तोड़कर वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है, तुम समझ गई? ठीक है रानो चिड़िया, मैं सब समझ गई। यह कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर रानो चिड़िया के प्लान के अनुसार मयूरी मोरनी दोनों चीलों के पास जाकर उनके सामने अपने पंख फैला के नाचने लगती है। वो शिकारी चील उसे देखकर कहते हैं, अरे ये मोरनी कहाँ से आ गई? कितनी सुंदर है ना ये मोरनी। फिर प्लान के अनुसार हरिया तोता और बंटी कबूतर जाकर उस पेड़ के डाल पर बैठ जाते हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं। अरे तुमने देखा बंटी, ये मोरनी मोर कितनी सुंदर है और कितना सुंदर नाच रही है। हाँ हरिया तोता, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। ये नाच देखकर तो मेरा दिल भर आया। सुना है मोर के पंख भी बाजार में बहुत कीमती हैं। मोर के पंख से बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। ऐसा क्या बंटी? मैंने तो नहीं सुना था। अगर ये बात है तो फिर तो जिसके पास ये मोरनी होगी वो तो बहुत अमीर होगा।
ये बात सुनकर शिकारी चीलों के कान खड़े हो जाते हैं। अरे ये क्या बोल रहे हैं ये दोनों? मोर का पंख भी अच्छे दामों में बिकता है। अरे आज का दिन तो बहुत अच्छा है भाई, अब इस मोर को भी पकड़ेंगे और इस मोर और जल परी दोनों को बेचकर हम माला माल हो जाएंगे। चल तू उस तरफ से मोर को घेर, मैं इस तरफ से घेरता हूँ। फिर दोनों शिकारी चील उस मोर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी पीछे की तरफ प्लान के अनुसार कालू और गोरी पिंजरा तोड़कर जलपरी को बाहर निकाल लेते हैं और उसे लेकर हवा में उड़ जाते हैं। वहीं दूसरे प्लान के अनुसार उल्लू आवाज निकालकर कहता है, भाग जा मयूरी, भाग जाओ, हम सब भी जा रहे हैं यहाँ से, तुम भी भाग जाओ। फिर सभी पक्षी एक साथ उड़ जाते हैं और समुंदर के किनारे पहुंचकर जलपरी को पानी में छोड़ देते हैं। तभी जलपरी कहती है, रानो चिड़िया और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने मेरी जान बचाई। मैं आप सभी की सदा आभारी रहूंगी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। ये सुनकर रानो चिड़िया जलपरी से कहती है, हम तुम्हारे दोस्त हैं जलपरी, और दोस्तों का कर्तव्य है कि हमेशा अपने दोस्तों की सहायता करें। और वैसे भी तुमने भी तो मेरी जान उन शिकारी चील से बचाई थी, तो इसमें धन्यवाद की क्या बात। रानो चिड़िया, अगर कभी भी आप लोगों को मेरी जरूरत पड़े तो मैं जरूर आऊंगी। अभी मैं चलती हूँ, अलविदा दोस्तों। ये कहकर जलपरी वापस पानी में चली जाती है और बाकी सब पक्षी खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं।